हेलो वेलकम बैक सर। एसी मशीन के अंदर आज जो मैं टॉपिक देखने वाला हूँ वो टॉपिक है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसका ये मतलब है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कैसे होता है थ्री फेज इंडक्शन मशीन में, मतलब घूमता हुआ फ्लक्स ये कैसे डेवलप होता है उनकी चर्चाएं होंगी। तो चलिए सर, आज के टॉपिक में मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने एक बार डिस्कस करूंगा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली होता क्या है। तो इसके प्रॉपर एनिमेशंस पिक्चर वगैरह दूंगा ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। देखिए कहता क्या है, मेरी बातों को समझिए। टॉपिक ये है सर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब अगर थ्री फेज बैलेंस किसी थ्री फेज वाइंडिंग को अगर दिया जाता है तो जो फ्लक्स वो एक क्या होता है, घूमता हुआ फ्लक्स, मतलब एन पोल एस पोल इमेजिनरी घूम रहा है, ये डेवलप हो जाती है। कैसे होते हैं उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कुछ आपके सामने देखने को मिलेगा। ओके, और यहाँ पे इनको हम बारीकी से एक बार देखेंगे, ध्यान से समझिए। सर मैं कह रहा हूँ यहाँ इसका मतलब समझिए कि अगर कोई एन पोल है और कोई एस पोल है तो ये फ्लक्स यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये घूमता हुआ फ्लक्स तो नहीं है, ये एन पोल एक्स पोल फिक्स है। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि अगर थ्री वाइंडिंग को, थ्री बैलेंस वाइंडिंग को थ्री फेज की सप्लाई दिया जाए तो ऐसा ही फ्लक्स, घूमता हुआ फ्लक्स आपको दिखेगा। घूमता हुआ फ्लक्स दिख रहा है और उसको किसी कंडक्टर से कट करवा देंगे तो वहां पर ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। ओके, इनकी चर्चाएं हो रही है। तो चलिए इसको हम बहुत अच्छे से अभी समझने वाले हैं सर, इनको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ओके चलिए समझिए पहले सर यहाँ पे बातों को। कह रहा है यहाँ पर कि अगर चाहे वो आपका वाइंडिंग डेल्टा हो या फिर थ्री फेज स्टार वाइंडिंग हो। सर आपका थ्री फेज का स्टार वाइंडिंग हो या फिर थ्री फेज का डेल्टा वाइंडिंग हो, अगर थ्री फेज वाइंडिंग को जिसमें सबके वाइंडिंग के बीच 120 डिग्री का गैप हो, ओके, और टर्नों की संख्या सब में सेम हो और इस पे इनपुट करंट भी, जो इनपुट करंट इस पे डाला जाएगा, ओके, वो भी क्या हो, थ्री फेज बैलेंस हो, मतलब एक फेज इतने पे हो तो दूसरा फेज 120 डिग्री पीछे हो और तीसरा 240 डिग्री पीछे हो। ओके, तीनों बैलेंस अगर सप्लाई दिया जाए तो कहता है, ध्यान समझिए, चाहे वो स्टार वाइंडिंग हो या डेल्टा वाइंडिंग, अगर थ्री फेज सप्लाई दिया जाता है, थ्री फेज सप्लाई बैलेंस सप्लाई अगर दिया जाता है तो थ्री फेज वाइंडिंग के अंदर एक घूमता हुआ फ्लक्स आपको देखने को मिलेगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, इसी को बोलते हैं आरएमएफ। इसी को बोला जाता है सर आरएमएफ, मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक, इसका फुल फॉर्म आगे लिख दूंगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्या है, मतलब घूमता हुआ फ्लक्स का मतलब कि ऐसा मानना है आपको, ये देखिए कि यहाँ कोई एन पोल और यहाँ कोई एस पोल, एक ऐसा चुंबक है ना, ये चुंबक ऐसा ही मैग्नेटिक लगातार बहुत सारा एन पोल एस पोल लगातार घूम रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि लगातार घूम रहा है। अगर इस बीच यहाँ पे कोई कंडक्टर रख दिया जाए, ऐसे बहुत सारे कंडक्टर रख दिया जाए तो उसको कट करके इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप कर देता है। ओके, सो एक इमेजिनरी फील्ड लगातार घूमने लगता है, इसी को बोलते हैं आरएमएफ। मतलब थ्री फेज वाइंडिंग को अगर थ्री फेज की सप्लाई दिया जाए, सब बैलेंस हो, तो ऐसे कंडीशन में एक रोटेटिंग फील्ड यानी फ्लक्स ही घूमता हुआ होता है, उसी को बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसी को बोलते हैं आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। आरएमएफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ऑब्वियसली सिंगल फेज में ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें डेवलप हो जाता है थ्री फेज में। सिमिलरली अगर कहता है कि अगर थ्री फेज सप्लाई यहां पर भी अप्लाई किया जाए, थ्री फेज का सप्लाई चाहे वाइंडिंग स्टार हो या डेल्टा, तो यहां पर भी एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा फ्लक्स का। ये क्या है, एक तरीके से फ्लक्स ही है, उसी का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। मतलब इमेजिनरी पोल्स आप कह सकते हो सर, इमेजिनरी पोल्स एन और यहाँ एस है, तो ये एक फ्लक्स, घूमता हुआ फ्लक्स आपको प्रतीत होगा, एक घूमता हुआ फ्लक्स प्रतीत होगा, जिसका यूज थ्री फेज इंडक्शन मशीन में बड़ा फ्रिक्वेंट किए जाते हैं। और ये मोटर आपको बहुत ज्यादा इंडस्ट्री देखने को मिलेगा, हैवी मोटर भी होते हैं। सो अब इसको पिक्चर में देखना है कि वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दिमाग में सेट करना पहले है क्या, बाकी इसके बारे में एक एक पहलू में बताऊंगा, एक एक नोट्स लिखवाऊंगा, एक एक कैलकुलेशन बताऊंगा। ओके, आइए सर पहले इसके बारे में मैं देखता हूं कि ये है क्या। आइए देखिए सर, ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर है,
और एक एक चीज को देखना है। सर आपको पता है ये आउटर सरफेस है, आउटर बॉडी है, और ये इसके स्टेटर पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है सर? यहां से अगर मैं बात करूं ना तो ये इसके स्टेटर है, ये स्टेटर पे वाइंडिंग की गई है, क्योंकि मोटर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, एक स्टेटर की और दूसरा रोटर की। तो यहाँ पे अभी रोटर इसमें नहीं दिखाया गया है, क्योंकि वाइंडिंग 3 फेज इसी को सप्लाई देंगे, तो यहाँ पे एक रोटर होगा, उसमें कंडक्टर्स होंगे, तो होता क्या है मामला देखिए, अगर 3 फेज सप्लाई इस वाइंडिंग को दिया जाता है, 3 फेज सप्लाई अगर इस वाइंडिंग को दिया जाता है तो एक घूमता हुआ फ्लक्स मतलब इमेजिनरी एन पोल एस पोल, ये देखिए एन पोल और एस पोल, ये घूमता हुआ फ्लक्स। फिर यहां दिखेगा आपको मान लो एन पोल एस पोल, फिर ये एन पोल एस पोल, सपोज दैट ये घूम रहा लगातार, ये बैठा नहीं है, ये घूमता हुआ फ्लक्स आपको प्रतीत होगा, उसी को बोलते हैं आप 3 फेज सप्लाई अगर 3 वाइंडिंग को दोगे तो एक घूमता हुआ फ्लक्स आपको दिखेगा। ओके, सो चलिए इसको देखिए सर, देखिए ये 3 फेज, ये देखिए घूम रहा फ्लक्स, क्या कर रहा है सर? घूम रहा है, एन पोल एस पोल, एन पोल एस पोल, एस पोल, ये पोलों की संख्या पर निर्भर करेगा, बाकी हम यहाँ पे बात करेंगे। सर इसके बारे में पूरा कंस्ट्रक्शन एक बार देख लीजिए, क्योंकि चीजों को हम बारीकी से अच्छे से और भी समझाएंगे, पर इनके बारे में एक बार देखिए। ये देखिए क्या कर रहा है, अगर कहता है किसी भी कंडक्टर में, अगर किसी कंडक्टर में करंट गुजारोगे तो उसके इर्द गिर्द क्या होता है? फ्लक्स थंब रूल लगता है। ये देखिए क्या होता है, अगर 3 फेज सप्लाई दोगे तो हर फेज में क्या होगा? करंट गुजरेगा, हर फेज में करंट गुजरेगा, तो उसके कारण रिजल्टेंट आरएमएफ घूमता हुआ फ्लक्स आपको दिखेगा। 3 फेज सप्लाई जैसे जैसे दूंगा, हर कंडक्टर में आपका करंट जाएगा, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ये देखिए 3 फेज सप्लाई जैसे आ रहा है इस वाइंडिंग में, ये वाइंडिंग का तार दिखाया गया है, निकाल के एक एक वाइंडिंग, तो उसका फ्लक्स देखिए इस तरीके से आपको दिखाई देगा। मैं यहाँ पे कुछ चीजें और भी इंट्रोड्यूस कर दूं। ये वाइंडिंग आपको कैसे दिख रहा है समझिए। सर अगर 3 फेज मोटर में लगाया जाएगा, 3 फेज अगर मोटर में लगाया जाएगा तो कैसा होगा? सर देखिएगा, अगर एक फेज आर है, एक फेज वाई है, एक फेज बी है, तो यहाँ का वाइंडिंग यहाँ से मोड़ेगा, यहाँ का वाइंडिंग ऐसे मुड़ेगा, एक फेज यहाँ से हो जाएगा, दूसरा फेज यहाँ से यहाँ चलेगा, दूसरा फेज यहाँ से यहाँ चलेगा, और तीसरा फेज यहाँ से यहाँ कंडक्टर जब जाएगा तो ऐसे घूम के आएगा, तीसरा फेज ऐसे घूम के आएगा। अब हर कंडक्टर के कारण सर देखिएगा, क्योंकि जब हर कंडक्टर में 3 फेज सप्लाई होता है, ध्यान से समझिए, हर कंडक्टर में सप्लाई जाएगा, तो इसके कारण इस कंडक्टर में अपना फ्लक्स रोटेट करेगा, इस फ्लक्स में अपना रोटेट करेगा, इस कंडक्टर में अपना, सो तीनों के रिजल्टेंट से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। देखिए जैसे जैसे अपन सप्लाई देते हैं, एक घूमता हुआ फ्लक्स क्या करता है सर? सर्कुलेट करने लगता है। एक घूमता हुआ फ्लक्स क्या करता है? सर्कुलेट करने लगता है। यही मशीन के अंदर सेट कर दिया जाए। अगर एक फेज दिया तो वो हाल है, 3 फेज दूंगा, यहाँ पे 3 फेज, तीनों फेज की ही कंडीशन का, वहां भी 3 फेज का ही कंडीशन था, तो 3 फेज सप्लाई देखिए यहाँ पे दिया जाएगा, और वाइंडिंग कुछ इस तरीके से कनेक्ट होंगे, तो देखिए एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया ना, घूमता हुआ फ्लक्स। अब ये स्टेटर की बात है, ये स्टेटर पे, मतलब स्टेटर पे अगर आप सप्लाई देते हो, स्टेटर में सप्लाई देते हो 3 फेज का, स्टेटर में अगर आप सब 3 फेज का सप्लाई देते हो, तो घूमता हुआ फ्लक्स आपको दिखाई देगा। अगर इसके अंदर रोटर डाल देंगे तो उसको कट करेगा, तो उसमें ईएमएफ डेवलप होगा, जो कि हमारा वर्किंग प्रिंसिपल में आगे मिलेगा आपको 3 फेज में। ओके, तो वही चीजें आई होप आपको क्लियर अब समझ आएगा कि अगर इस 3 फेज वाइंडिंग को सप्लाई दिया जाए तो एक घूमता हुआ फ्लक्स, इमेजिनरी फ्लक्स आपको दिखाई देगा, जो कि उसकी स्पीड भी तय कर दी जाती है, एक इक्वेशन निकलेगा। ये देखिए घूमता हुआ फ्लक्स, आई होप चीजें क्लियर होंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि घूमता हुआ फ्लक्स कैसे होता है। अस्थिर नहीं है, फ्लक्स लगातार घूम रहा था। चलिए सर, आई होप चीजें क्लियर हो चुकी है। अब हमको चलना है इससे आगे। तो क्लियर ना, ये घूमता हुआ फ्लक्स आई होप आपके माइंड में बैठ चुका इमेज। तो ये स्टेटर की वाइंडिंग होती है। अगर स्टेटर पे हमने ऐसा स्टेटर पे कनेक्शन कर दिया, स्टेटर पे अगर डेल्टा कनेक्शन दिया या स्टार,
तो उसके कारण रोटेटिंग फील्ड डेवलप होगा। इसलिए मैंने दोनों कनेक्शन ले लिया। स्टार लेता तो कहीं ऐसा ना सोचे कोई डेल्टा में नहीं होता, और डेल्टा में लेता तो कोई ऐसा ना सोचे स्टार में नहीं होता। ओके, दोनों कंडीशन में होता है। अब आइए सर, मेन मामला यहां पर है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन 3 फेज इंडक्शन मोटर में कैसा होता है। ये देखिए, ये सप्लाई है, यही सप्लाई देते हैं किसी वाइंडिंग को। 3 फेज का सिस्टम जो होगा उसमें ये 3 फेज सप्लाई होगा, और यहाँ पे सप्लाई को फ्लक्स के रूप में दिया गया। चूंकि अगर आप करंट अप्लाई करोगे तो उससे उत्पन्न फ्लक्स ही होता है। ओके, सो इसीलिए फ्लक्स के लिए लिया गया। यहाँ पे बोला गया द स्टेटर ऑफ 3 फेज स्टेटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ओवरलैपिंग वाइंडिंग्स ऑफसेट बाय एन इलेक्ट्रिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री। ओके, वेयर द प्राइमरी वाइंडिंग on a stator is connected in 3 phase alternating current supply. Okay, it is established with rotating magnetic field on which rotates at synchronous speed. Okay, अब आइए मामला क्या कह रहा है, वही चीज को पहले पेज में हमने समझाया कि सर अगर आपने 3 फेज सप्लाई दिया जिसमें वाइंडिंग कितने डिग्री पे एंगल पे हो सर, 120 डिग्री पे, सब में टर्नों की संख्या सेम हो, 3 फेज बैलेंस करंट आई आर, आई वाई और आई बी, तीनों फेज बैलेंस है। अगर 3 फेज बैलेंस होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग तीनों फ्लक्स भी उत्पन्न करेगा, क्योंकि करंट किसके प्रोपोर्शनल होता है सर, फ्लक्स के। ओके, तो अगर तीनों वेव ऐसे चलेगा करंट का तो फ्लक्स भी ऐसे ही चलेगा। ओके, तो बहुत जगह करंट के जगह तीनों फ्लक्स भी ऐसे 3 फेज का बना दिया जाता है। ओके, तो कहता है कि अगर 3 फेज सप्लाई किसी 3 फेज वाइंडिंग को दिया जाता है तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है इसकी स्पीड होगी, इसकी क्या होगी सर, स्पीड होगी, और इसी स्पीड को बोला जाता है एनएस, इसी को बोला जाता है सर सिंक्रोनस स्पीड। आगे इसको डिस्कस करना है, इसी को बोला जाता है सिंक्रोनस स्पीड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सिंक्रोनस स्पीड। तो कई बार सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं ना, बच्चा समझता है मोटर का रोटर घूम रहा होगा, रोटर की स्पीड नहीं। सिंक्रोनस स्पीड वो स्पीड है जो कोई फिजिकल पार्ट नहीं घूमता सर, उसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इमेजिनरी फ्लक्स घूमता है जो दिखाई तो नहीं देता पर घूमता है। ओके, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसी को बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। जो आरएमएफ है वो एक स्पीड से घूमेगा, उस स्पीड को बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। क्या बोलते हैं सर, एनएस। और इसका फॉर्मूला भी होता है, आगे निकलेगा, इसका फॉर्मूला भी आगे कहीं लिख दूंगा मैं। एनएस का जो फॉर्मूला सिंक्रोनस स्पीड डिपेंड करता है 120F/P। इस मशीन में कितने पोल है, स्टेटर पे कितने पोलों की संख्या है, और इसको सप्लाई देने वाला उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इन पर निर्भर करता है। फ्रीक्वेंसी और पोल उस पर निर्भर करता है कि इसमें इमेजिनरी पोल जो एनएस है वो किस रफ्तार से घूमेगा। क्लियर? तो आई होप ये चीजें एकदम क्लियर हो चुका है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने के लिए कहता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज वाइंडिंग को, बैलेंस वाइंडिंग को आपको क्या करना पड़ेगा सर, सप्लाई देना पड़ेगा। तो आपको क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा। अब इसको हमने लैंग्वेज में और बेहतर तरीके से अपने हाथ से रिटन भी लिख दिया है ताकि और क्लियर हो। चलिए आइए सर, कहता है प्रोडक्शन ऑफ आरएमएफ, मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कैसे होता है, यही है उसका सिंक्रोनस स्पीड, उसकी स्पीड जो निर्भर करती है 120F/P। तो कहता है उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, कहीं भी आरएमएफ डेवलप हो, मतलब एक घूमता हुआ फ्लक्स उत्पन्न हो, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो कहता है कंडीशन होना चाहिए क्या, देयर शुड बी स्पेस एंगल डिस्प्लेसमेंट ऑफ 120 डिग्री बिटवीन द 3 फेज वाइंडिंग। मतलब तीनों फेज वाइंडिंग के क्रॉस, जैसे एक आर है तो वाइंडिंग ऐसे थोड़ा ना एक ही तरफ से ऐसे ही ऐसे खड़ा हो जाएगा, नहीं, वाइंडिंग जाएगा तो लपेटा जाएगा ना जी, लपेटा जाएगा, इससे जाएगा तो ऐसे लपेटा जाएगा। सो अगर ये फेज आर है तो एक वाइंडिंग यहां आएगी। कंडीशन है 3 फेज कैसे डेवलप होता है, एक वाइंडिंग यहां, दूसरा फेज ये रहा तो वाई आया तो वाई कलर, येलो कलर लेता हूं, आर वाई, ब्लू आया तो यहां से कंडक्टर घूमता होगा, लपेटा गया होगा। ओके, और इसमें सप्लाई क्या होगा, 3 फेज का होगा। थ्री फेज सप्लाई। ओके, अगर 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग को 3 फेज का सप्लाई दिया जाए तो आपका आरएमएफ होता है। मतलब ये तो वाइंडिंग है, इसमें क्या होगा सर, एक घूमता हुआ फ्लक्स चलेगा, इसमें घूमता हुआ फ्लक्स
जिसको बोलते हैं RMF, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो RMF डेवलप होने के लिए कौन कौन सा कंडीशन चाहिए? पहला कंडीशन, देयर शुड बी ए स्पेस एंगल डिस्प्लेसमेंट ऑफ 120 डिग्री बिटवीन द 3 फेज वाइंडिंग। इन तीनों फेज वाइंडिंग के बीच कितने का एंगल होना चाहिए? 120 डिग्री का। और सर होगा कि नहीं? एक वाइंडिंग यहाँ है, देखिए एक R है यहाँ पर, उसके बाद Y यहाँ पे या B यहाँ पे, तो ये यहाँ पे और यहाँ से कितने का डिग्री देगा? 120 का है ना। ये वाइंडिंग है 120 का, एक ऐसा वाइंडिंग है, दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है, समझिए। ये एक ऐसा है, दूसरा वाइंडिंग यहाँ है और तीसरा यहाँ है, तो 120 डिग्री ये, 120 डिग्री ये और फिर 120 डिग्री है, तीनों 120 डिग्री के फेज सेपरेशन में। अब समझिए कई बार क्या होता है, यहाँ पे समझाता हूँ, अलग दीजिए। कई बार क्या होता है, यहां से ये चीजें चलती है 120 डिग्री लैग, तो यहां इसके लिए अगर बात करूं तो यहां से 240 लैग हो जाएगा, या फिर लीड के लिए बोलते हैं तो यहां से प्लस कर दिए 120, तो भी बात वहीं पहुंच जाएंगे। मतलब अगर आपको 240 डिग्री पहुंचना है तो यहां से घूम के, ध्यान से समझिए सर, यहां से घूम के 270 के पास अगर पहुंचना है तो यहां से चाहे तो इतना घूमिए या फिर इतना जाइए, बात तो वही है। इतना दूरी तय करिए या फिर इतना दूरी तय करिए, वही बात है। सो इधर से घूम के जाइए, इधर से घूम के जाइए। आई होप चीजें यही होंगी। ओके ना, तो पहला कंडीशन, देयर शुड बी ये फेज डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री का होना चाहिए जब आपको RMF रो एक घूमता हुआ फ्लक्स उत्पन्न करना है। अगर ये चीज नहीं होगा तो फिर घूमता हुआ फ्लक्स नहीं रह पाएगा। ओके, तो पहला चीज ये। दूसरा कंडीशन कह रहा है द टाइम एंगल डिस्प्लेसमेंट ऑफ 120 डिग्री बिटवीन द 3 फेज वेव्स। जो आप सप्लाई अप्लाई करोगे, जो आप सप्लाई अप्लाई करोगे 3 फेज सिस्टम के अंदर, ये देखो जो सप्लाई अप्लाई करोगे वो भी फेज एंगल वेव जो है 120 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। पहले तो वाइंडिंग होना चाहिए, दूसरा आपको क्या बोला गया सर, ये वेव, ये 3 फेज जो इनपुट दोगे ये भी 120 डिग्री पे होना चाहिए। मतलब अगर पहला वेव ये है तो उसके बाद वाला ये 120 डिग्री का गैप होना चाहिए, फिर उसके बाद वाला जो गैप होना चाहिए 120 डिग्री, मतलब टोटल यहां से यहां 240 डिग्री का गैप होना चाहिए। ओके, तब 3 फेज होता है। और 3 फेज जैसे चलेगा, चूंकि करंट जैसे चलेगा फ्लक्स भी वैसे ही चलेगा। तो दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि इनपुट जो आपका करंट होगा वो भी 120 डिग्री के फेज वेव डिस्प्लेसमेंट में होंगे। ओके, ये भी ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट है टर्न शुड बी सेम। सबका टर्न की संख्या, जो वाइंडिंग होते हैं तीनों वाइंडिंग में टर्नों की संख्या यहां जितना है वहां टर्नों की संख्या यहां भी उतना ही होना चाहिए, यहां भी टर्नों की संख्या उतना ही होना चाहिए। तो टर्नों की संख्या सब सेम होगा तब एक घूमता हुआ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो गया कि कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। अब इसका रिजल्टेंट इक्वेशन कई बार आपको पूछता है कि रिजल्टेंट किस तरीके से होता है, मतलब उसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या होता है। तो देखिए मान लो एक R फेज लिया, दूसरा Y फेज लिया और तीसरा B फेज लिया, RY फेज लिया, B लिया ना। अब एक देखिए टर्नों की संख्या की बात करूं तो यहां पे आइए, एक यहां टर्न इतना डिग्री पे है तो यहाँ पर मान लो 10 टर्न है, तो यहाँ भी 10 टर्न, यहाँ भी 10 टर्न, लेकिन एक टर्न 0 डिग्री पे है तो दूसरा 120 डिग्री पे है, तीसरा टर्न कितना 240 पे है। तो हम कह सकते हैं एक टर्न यहाँ पे 0 डिग्री पे है, दूसरा 120 पे है, तो प्लस एक माइनस 120 पे है तो दूसरा प्लस 120 पे, या फिर एक माइनस 120 पे तो दूसरा भी माइनस 240 पे या फिर प्लस 120, वही बात होगी। तो अब देखिए पहला फेज हमने लिया n फेज कॉस फाई, और दूसरा जो कंडक्टर टर्नों की संख्या n फेज इंटू कॉस थीटा माइनस 120 डिग्री, कितने 120 से लैग है। और तीसरा फेज जो B है RYB, ये प्लस 120 लिखूं या इसके जगह पे थीटा माइनस 240 लिखूं, एक ही बात है, या इसके जगह पे थीटा माइनस 240 लिखूं तो एक ही बात है। ओके ना। सिमिलरली करंट की बात करूं तो करंट यहाँ पे कंडक्टर में जो जाएगा, यहाँ पे जाएगा अगर Im sin ओमेगा टी, Im cos ओमेगा टी, तो ये जाएगा क्या Im माइनस 120 डिग्री और ये प्लस 120। सिमिलरली यहां पे देखिए cos ओमेगा, Im cos ओमेगा माइनस 120, Im cos ओमेगा सब प्लस 120। नौ अब इसका MMF निकालना है। MMF क्या होता है सर, किसी का ये देखिए MMF क्या होता है, एक चीज समझिए। MMF जो होता है जिसको F से डिनोट करते हैं, ये होता है N इंटू I, मतलब टर्नों की संख्या इंटू करंट। मतलब इसे एक वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग, हालांकि इसको सर्किट थ्योरी हमने कराया था, इसमें करंट गुजारोगे और टर्नों की संख्या 10 है तो ये क्या करेगा सर, फ्लक्स उत्पन्न करेगा।
फ्लक्स उत्पन्न करेगा कि नहीं, ऑब्वियसली करंट जाएगा, टर्नों की संख्या होगी तो ये फ्लक्स उत्पन्न करेगा। ये फ्लक्स कितना, इस फ्लक्स में कितना फोर्स है, इसमें कितना फोर्स है एक तरीके से, उसी को कहते हैं एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, उसी को एमएमएफ बोला जाता है। ओके, तो वही हमने लिखा कि अगर इस टर्न भी है और करंट भी है तो एमएमएफ अगर नॉर्मल देखूं तो एन आई होता है फॉर्मूला। तो अब इसका आर फेज के लिए एफ आर किया तो एन कॉस फाई इंटू आई एम कॉस फाई, इस दोनों को गुना कर दिया, इसको लिखूंगा तो रिजल्टेंट इतना लिखाएगा। सिमिलरली आप इसको भी लिखोगे एफ वाई, तो एफ वाई में क्या हो जाएगा सर, फिर इसी तरीके से इसको लिखिए एन फेज इंटू कॉस थीटा माइनस 120 डिग्री इंटू आई एम कॉस ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। ओके, ये दोनों आ जाएंगे इसके साथ। सिमिलरली एफ बी के लिए बात करूं तो एन पी एच कॉस ऑफ थीटा प्लस 120 डिग्री इंटू आई एम कॉस ऑफ थीटा ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। ओके, एक माइनस ओमेगा और दूसरा ओमेगा। ये इसमें थीटा बात करते हैं कितना से, मतलब थीटा एंगल से जा रहा है ना, इसमें तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो इसकी कोई ओमेगा नहीं, इसीलिए इसमें ये थीटा यूज किया, क्योंकि टर्नों में कोई फ्रीक्वेंसी तो नहीं होती ना, टर्न तो अस्थिर है, तो लेकिन कंडक्टर जो जाएगा उसका वेव जो जाएगा उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए यहाँ पे थीटा नहीं ओमेगा यूज किया गया और यहाँ थीटा यूज किया गया। अब सबको करिए रिजल्टेंट गुना करके, द रिजल्टेंट एमएमएफ इन 3 फेज। अब मोटर में जब तीनों फेज का रिजल्टेंट निकालूंगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, तीनों फेज, चूंकि सब में करंट जाएगा तो सब एक रिजल्टेंट देता है, तो तीनों फेज का सम हो जाएगा एफ आर एफ वाई एफ बी। अब इसको जब रिजल्टेंट कैलकुलेट करोगे सर तो रिजल्टेंट फ्लक्स जो मिलेगा आपको हर जगह 3/2 इंटू एफ एम इंटू कॉस थीटा, मतलब अगर एफ मैक्सिमम रिजल्ट अगर बोला जाए हर पॉइंट पे एक घूमता हुआ फ्लक्स का जो रिजल्टेंट है, मतलब 3 फेज इंडक्शन मशीन में जो घूमता हुआ फ्लक्स का रिजल्टेंट है वो कितना है सर, 1.5 टाइम ऑफ एफ एम एम एफ इंटू एम एम एफ पर फेज टर्न और पीक करंट एम एम एफ इंटू 1.5 टाइम जो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स होता है 3 फेज इंडक्शन मशीन में। कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ देता है कि रिजल्टेंट फ्लक्स कितना होता है 3 फेज इंडक्शन मशीन का, तो 1.5 टाइम ऑफ एमएमएफ, 1.5 टाइम ऑफ एमएमएफ। तो यही आपका रिजल्टेंट हुआ कि उसका मैथमेटिकली कैलकुलेशन इस तरीके से, और कैसे एमएमएफ डेवलप होता है वो आपने देख लिया है। आइए एक चीज मैं बता देता हूं, ये घूमता हुआ फ्लक्स यही है। मैं एक चीज बताने आ रहा था, वेट अ सेकेंड, ये सारा चीज यहां तक हमने कर लिया, ठीक है। मतलब रिजल्टेंट जो फ्लक्स है ना 1.5 टाइम ऑफ एमएमएफ, एमएमएफ का 1.5 टाइम, मतलब ये समझिए कि ये देखिए, ये दिखाने आया था, मैं भूल गया था क्या दिखाने, ये रिजल्टेंट फ्लक्स जो है हर जगह लगातार अपने 1.5 टाइम ऑफ एमएमएफ 3 फेज के कारण क्या होता है, अपने रिजल्टेंट फ्लक्स का मतलब अपने एमएमएफ का 1.5 टाइम से मैग्नीट्यूड से हर जगह घूम रहा होता है। ओके, सो इतना रिजल्टेंट से कोई नीड नहीं है सर। कभी एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पूछता है तो एमएमएफ रिजल्टेंट एमएमएफ कितना होता है, तो 3/2 या 1.5 टाइम ऑफ एमएमएफ वो करना ऑब्जेक्टिव टाइप। अदरवाइज आपको हर जगह यही काम होगा कि 3 फेज सप्लाई देने से कैसे घूमता हुआ फ्लक्स डेवलप होता है, वो क्या होता है, उसके क्या फ्यूचर में यूज होंगे, उन सब को मैं रिलेट करने वाला हूं, ताकि ये मशीन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा सर। कंफ्यूज ना हो, एकदम बिल्कुल चीजों को स्टडी करिए, नोट डाउन जो कराता हूं वो करिए, और कोशिश करिए कि जो समझाने के दौरान मैं लिखाता हूं, बोलता हूं और जो बोर्ड पे लिखता हूं उसको नोट डाउन हाथ हैंड रिटन से कोशिश कीजिए सर। हमारे दिए हुए पीडीएफ को बस कभी कभी हेल्प में लीजिए, अदरवाइज खुद से नोट डाउन करिएगा। ये आपको इन फ्यूचर बहुत काम करने वाला है और हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठने वाला है, क्योंकि मैं पिक्चर और इमेज का बहुत ज्यादा यूज करता हूं। ये आपके दिमाग में सेट कर देता है कि एक्चुअल मशीन में होता क्या है। तो आई होप आज के लेक्चर आपको अच्छे लगे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं अपकमिंग वीडियोस को मैं इससे जरूर रिलेट करूंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।